दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के डिटेल रिव्यू आपके सामने करने वाले हैं। फंड का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है इसको हम डिटेल में समझेंगे, बोथ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए। ये फंड एक्सपेंस रेशियो के तौर पे आपसे कितना ज़्यादा पैसा चार्ज करती है फंड को मैनेज करने के लिए, इस फंड के प्रोज क्या है और कहाँ पर ही मुझे ये फंड उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, ये सब टॉपिक्स को हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर अगर आप इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ईजी बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि लार्ज कैप फंड्स होते क्या हैं। तो लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का लगभग 80% के आसपास इंडिया के टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि कंपनीज लाइक रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये सब उन टॉप 100 कंपनीज में आते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज में आपका जो पैसा है, ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके के जो फंड्स होते हैं उनको हम लार्ज कैप फंड्स बोलते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप इंडिया के टॉप 100 ग्रोथ स्टोरीज में अपना पैसा डाल रहे हो। फंड्स काफ़ी स्टेबल होते हैं और बहुत ही मॉडरेट टू लो रिस्क के साथ आते हैं। तो ये रही लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात। अब हम डिटेल में समझते हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। हम शुरू करते हैं स्कीम के फंड साइज, यानी कि फंड मैनेजर्स कितना बड़ा पैसा मैनेज कर रहे हैं इस चीज को लेकर, जो कि AUM जिसे कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये जो फंड साइज है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का 24,000 करोड़ से ज्यादा का है। यह फंड की मैच्योरिटी को दिखाता है कि लोग इस फंड में ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जो कि सही भी लगता है क्योंकि यह फंड काफी पुराना है। यानी कि यह फंड लगभग 11 साल से ज्यादा समय से लोगों के पैसे को ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहा है, जो कि इसके लिए प्लस पॉइंट है। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो S&P BSE 100 है। इसको आप इक्विवेलेंट समझ सकते हैं निफ्टी 100 से। बेंचमार्क वो पैरामीटर है जिसको बेस लेकर के फंड्स अपने परफॉर्मेंस को रैंक करते हैं, या आप बेंचमार्क को ध्यान में रख करके अपने फंड के परफॉर्मेंस को जज कीजिए, न कि आपका पड़ोसी कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है म्यूचुअल फंड में, इसको बेंचमार्क रख के। इस फंड में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि आप पैसा कभी भी अपना विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 7 दिन के अंदर निकाल देते हैं तो आपको अपने कैपिटल का 1% अमाउंट देना होता है। ये इसका एग्जिट लोड है। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि उस चंदे के बारे में जो कि म्यूचुअल फंड हाउसेस आपसे लेते हैं आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो के नाम से, सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में एक्सपेंस रेशियो के नाम से जानते हैं, जो कि थैंक गॉड इस म्यूचुअल फंड के केस में काफ़ी कम है और जो इंडस्ट्री एवरेजेस हैं उससे भी कम है। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानता हूँ। आपको एक फंड को अगर सेलेक्ट करना है तो एक्सपेंस रेशियो को आप बहुत ध्यान से देखिए। तो ये इस फंड का बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक, याद रखिए, लोअर एक्सपेंस रेशियो मीन्स बेटर रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। अब बेटर रिटर्न तो तब आएंगे ना जब आपके इन्वेस्टमेंट सही जगह पर इन्वेस्ट होंगे। तो ये फंड आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ऑलमोस्ट 96% अमाउंट जो है इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। डेट और अदर्स जो है वो बहुत कम अमाउंट है। तो ज्यादातर पैसा आपका स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, पहली बात। उसके अंदर अगर आप डीप डाइव करेंगे तो आप देखते हैं कि आपका ज्यादातर पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्ट हो रहा है। लार्ज कैप स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है पास्ट में। मिड कैप सेगमेंट्स में 9% के आसपास, स्मॉल कैप्स में ऑलमोस्ट 7% के आसपास का पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ये बहुत ही हैविली इन्वेस्टेड आप रहेंगे लार्ज कैप्स में, जो आपको स्टेबिलिटी देगा और रिस्क जो है वो कम रखेगा आपके फंड्स। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात की जाए कि जो इस लार्ज कैप फंड्स की जो टॉप होल्डिंग्स है वो HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ये इसके टॉप होल्डिंग्स है। HDFC बैंक में 9.5% का, ICICI बैंक में ऑलमोस्ट 6.5% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 6%। यानी अगर सिंपल शब्दों में समझें, अगर आप इस फंड में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ऑलमोस्ट 9 रुपए HDFC बैंक में, 6.5 रुपए ICICI बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6.5 रुपए और स्टेट बैंक में ऑलमोस्ट 6 रुपए इन्वेस्ट होंगे। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन को समझें तो फिनेंशियल सेक्टर 32% के आसपास का इनका टोटल एक्सपोजर है। एनर्जी सेक्टर में इनका एक्सपोजर 13% के आसपास का है। कंज्यूमर स्टेपल्स, यानी कि आप ये जो तेल यूज करते हैं, मसाले यूज करते हैं और बाकी इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स, जो हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उसको हम कंज्यूमर स्टेपल्स में गिनते हैं। तो 9% के आसपास है। सर्विस सेक्टर ने 9%। सर्विस सेक्टर में आपको जो IT सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं वो आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा एलोकेशन इन्होंने कर रखा है। फाइनेंशियल सेक्टर ऑब्वियसली इंडिया के केस में आगे और ग्रोथ होगा, तो अच्छा इनका टोटल
एक्सपोजर है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, वो है कि इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया। तो आइए देख लेते हैं। तो अगर हम SIP की बात करें, लमसम रिटर्न की बात करें, तो इस स्कीम ने हमेशा अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत अच्छे तरीके से बीट किया है। यहाँ पर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। अब रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। रोलिंग रिटर्न ये मेजर करता है कि आप कोई भी एक टाइम पीरियड ले लीजिए, आपने 1 साल का कोई भी कहीं पर भी टाइम पीरियड ले लिया है या 3 साल का ले लिया है, तो उस पीरियड में उस फंड ने क्या परफॉर्मेंस, ये एक ऐसा रिटर्न शो करता है जो कि आप नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कोई आर्टिफिशियली क्रिएटेड रिटर्न नहीं है। 5 साल लेके काउंट कर लीजिए, कोई भी 3 साल लेके काउंट कर लीजिए, तो आप इस फंड्स के रिटर्न्स को यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप कोई भी 1 साल का अगर रिटर्न लें, तो आप SIP करें चाहे लमसम करके रखें, आप देख रहे हैं कि ये कैटेगरी से ज़्यादा बेटर रिटर्न ऑफर कर रहा है। सेम चीज़ 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए और 10 साल के लिए भी है। आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे से इसने बीट किया। यहाँ पे भी आप देखिए लमसम के केस में भी कैटेगरी एवरेज है, काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने ऑफर किया हुआ है। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देखिए, तो रोलिंग रिटर्न्स को जरूर देखिए, बिकॉज आप कोई भी 3 साल या 5 साल का अगर आप पीरियड चूज करें और उसमें उस फंड ने क्या रिटर्न किया है। और यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपका फंड हर समय टॉप परफॉर्मर फंड ही हो, क्योंकि टॉप परफॉर्मर फंड्स चेंज होते रहते हैं। आपको जिस चीज़ को ध्यान देना है वो है कि आपके बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए आपका फंड। अगर आपके बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करने लग रहा है फंड लंबे समय से, मतलब 6 महीना 8 महीना, तब आपको जरूर सोचना चाहिए। ये जो अंडर परफॉर्मेंस है, ये फंड मैनेजर की इनएफिशिएंसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, शो कर सकता है। तो आपको एटलीस्ट उस फंड में रहना चाहिए जो आपके बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न ऑफर कर रहा है। तो इस पैरामीटर पे ये फंड काफ़ी अच्छा है कि इसने किसी भी 1 साल, 3 साल या 5 साल या 7 साल के पीरियड में कभी भी बेंचमार्क से कम रिटर्न नहीं दिए। बेंचमार्क को हमेशा इसने अल्फा रिटर्न देकर बीट किया है। यार आपको ये रोलिंग रिटर्न का अगर थॉट अच्छा लगा हो और वो समझ में आया हो, तो ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो यार। पता नहीं, क्योंकि यार यूट्यूब की दुनिया बहुत नॉइज वाली है, तो हम आप दोबारा कब मिलेंगे इसका गारंटी यही है कि आप सब्सक्राइब बटन को दबा के वो बेल आइकॉन को प्रेस कर। तो ये रही तो सेल्फ प्रमोशन की बात। आगे चलते हैं और हम रिस्क की बात करते हैं, जो कि आपको समझनी चाहिए इस फंड के केस में। तो शार्प रेशियो जो है थोड़ा सा खराब है, यानी कि जिस अमाउंट का रिस्क ये फंड ले रहा है उसके कंपैरिजन में उसको और बेहतर रिटर्न जनरेट करना चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि इससे भी अच्छे रिटर्न जनरेट करने वाले फंड्स हैं मार्केट में। तो इसका जो शार्प रेशियो है वो पुअर है, यानी कि पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ही ऑफर कर रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशंस को मैं बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देता हूँ, और इस केस में ये बहुत ज़्यादा कम, ये ज़्यादा नहीं है स्टैंडर्ड डिविएशंस। इसका बीटा फैक्टर अच्छा है, यानी कि ये लेस सेंसिटिव टू द मार्केट अप्स एंड डाउन्स है, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप नहीं ट्रैक करना चाहते हैं बार बार कि आपका फंड कितना प्लस या माइनस कर रहा है, तो बीटा फैक्टर को आपको ध्यान देना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में अप्स एंड डाउन्स में आपका फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। अल्फा रिटर्न जनरेट कर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हायर आउट परफॉर्मेंस है अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क, विच इज़ वेरी गुड। इस तरीके से दोस्तों हम अपने सबसे लास्ट पोर्शन के पास पहुंच गए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन में मैं क्लियर प्रोज एंड कॉन्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये फंड मुझे कैसा लगा। तो सबसे पहली बात, लेस चंद, एक्सपेंस रेशियो उसका कम है, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। डिफेंसिव स्टॉक सिलेक्शंस, इन्होंने ऐसे स्टॉक्स में बहुत बड़ा चंक अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, लॉन्ग टर्म में बहुत स्टेबल और बहुत ही जेन्युइन बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जो कि मैनिपुलेशन जिसमें नहीं होता है, और लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, 10 साल 11 साल से इन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आप इनकी पेडिग्री बहुत अच्छी है, अच्छे फंड हाउस से आते हैं, तो ये चीज़ जो है इनके लिए प्लस पॉइंट है। वॉलेटिलिटी को मैं एवरेज यहाँ पर आंकूंगा, क्योंकि शार्प रेशियो थोड़ा खराब है, तो मैं इसको एवरेज वॉलेटिलिटी के उस पर रखूंगा, पैरामीटर पे ही रखूंगा। जो मुझे अच्छा चीज़ नहीं लगी इस फंड में, वो है कि रिस्क रिटर्न शुड बी हायर, मतलब आप जितना रिस्क ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग रिटर्न आपका और बेहतर हो सकते थे। मे बी चूँकि इनका फंड का AUM काफ़ी बड़ा है, तो फंड मैनेजर्स को थोड़ा उसको चर्न करने में दिक्कत होती है, ये एक रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है। तो यार आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो यार, सो डैट मैं और भी बेटर फंड्स का रिव्यू आपके लिए कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।